सीएस के बच्चों, क्या आप लोग को पता है आपका सिलेबस अभी चेंज होने वाला है? एंड इट इज ऑल्सो ट्रू दैट इसी के साथ बच्चों में पैनिक भी आता है कि ज्यादा है बिकॉज हम ट्रांजिशनिंग फेज में हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम नए लेबर लॉस की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या हमारे लिए ये पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज? करेक्ट। अगर हम बात करें एज फार एज आर करियर इज कंसर्न, इट इज सुपर पॉजिटिव, सुपर डुपर पॉजिटिव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एक सब्जेक्ट के साथ 50 मार्क्स का जोड़ने की बात चल रही है। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो अकाउंट्स एंड एफएम 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनको इंस्टीट्यूट ने मर्ज किया हुआ है, तो टोटली 8 है। तब देखने में लगेगा 8 है लेकिन होंगे 10। 27 में जो एग्जाम होने वाला है ना, वो मैं समझता हूँ बहुत क्रूशियल एग्जाम है। ऑब्वियसली। और तैयारी अगर बच्चे अभी से इस बात को समझ लें कि जून 27 हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, ऐसा सोचकर वो अगर अभी से तैयारी शुरू करें। Like for the internship wala interview. So when the head CS interviewed me and he saw my resume where it was written an AIR, he didn't have to ask me anything else. Oh my god. Yeah, he just saw all India rank and I remember आज भी him saying ये अभी 2015 की बात है, but goosebumps आ रहे हो, but yes, he said that मैम आप हमारे कंपनी में ट्रेनिंग के लिए आ रही हो, ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। ओ सीएएफएम की नैया पार कैसे करे सर? सीएएफएम से भी बच्चे बहुत डरते हैं। सीएएफएम में मैम एक्चुअली प्रॉब्लम बच्चे की सब्जेक्ट से ज्यादा माइंड सेट की लगती है। सही। लास्ट से लास्ट जो रिजल्ट आया था, लास्ट टू लास्ट, हाँ, बहुत गंदा रिजल्ट आया। तो मेरे पास जब ऐसी मार्कशीट्स आती है ना, मैं हैरान हो जाता हूँ। यू विल बी शॉक्ड टू नो बच्चे के पूरे ग्रुप में मिला के सिंगल डिजिट में मार्क्स है। Oh my God. सीलो एंड सीएमएसएल के पेपर सबसे ज्यादा टफ आते हैं। कंपनी लॉ का पूरे इंडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि कंपनी लॉ का पेपर बहुत टफ है, लेंदी आया है। बहुत ट्रिकी था। आप मेरी शॉर्ट पे जाके देखो, मैंने लिखा हुआ है इजीएस्ट पेपर इन हिस्ट्री एवर। 46% कुछ आए थे सर। आप सीए भी हो, सीएस भी हो। 12th में सर, 10th में 46, 10th में 46%, मेरे 64 थे सर, मेरे 64 थे। 63%। देखे तो 70+ years ऑफ एक्सपीरियंस हमारे साथ बैठे हैं। पेपर इनका जो था, कह रहे तुम लीक कर दिया। हाँ, लास्ट टाइम भी ये बताया ना आपको। छोड़ना ही है तो अपने क्रश को छोड़ो, चैप्टर्स मत छोड़ो। सीएस के बच्चों, क्या आप लोग को पता है आपका सिलेबस अभी चेंज होने वाला है, पूरा के पूरा बदलने वाला है? बट आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप लोग डर रहे हो, बट आज के पॉडकास्ट में हमारे पास है एक्सपीरियंस्ड पैनल जो इस सब के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड स्पेशली एग्जीक्यूटिव के बच्चे, हम आप लोगों को काफी अच्छी स्ट्रेटेजी और नॉलेज देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं पहले अमित वोहरा सर से कि सर, मैंने ऐसा सुना है कि अभी आने वाले दिसंबर 2027 में एग्जीक्यूटिव का पोर्शन पूरा चेंज होने वाला है, क्या ये सच है? हर 5 साल में होता है। यस। अगर हम देखेंगे तो लास्ट सिलेबस 2022 आया था, उससे पहले 2017 आया था। आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 24 ईयर्स, तो मेरे सामने ये 6th टाइम है कि सिलेबस चेंज हो रहा है। तो यस, इट इज ट्रू, हर बार चेंज होता है, हर 5 साल में चेंज होता है। एंड इट इज ऑल्सो ट्रू दैट इसी के साथ बच्चों में पैनिक भी आता है कि क्या चेंज होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो वो जो बच्चे डरे हुए हैं, उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे डील करें? देखो, इस बार पैनिक थोड़ा सा ज्यादा है बिकॉज हम ट्रांजिशनिंग फेज में हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम नए लेबर लॉस की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या हमारे लिए ये पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज? करेक्ट। अगर हम बात करें एज फार एज आर करियर इज कंसर्न, इट इज सुपर पॉजिटिव, सुपर डुपर पॉजिटिव, बिकॉज यू नो आई एम इन प्रैक्टिस एंड मैं सिनेरियोज देखता हूँ जब रियल लाइफ कॉर्पोरेट्स के, तो जो चीजें इंस्टीट्यूट लाने का सोच रहा है वो बहुत अच्छी हैं और बहुत जरूरी है। लेकिन हम बोलते हैं ना कि डिफिकल्ट रोड्स टेक्स यू टू द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो सब्जेक्ट्स को लेके थोड़ा सा चीजें बदलेंगी। लेबर लॉ की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक वो 40 मार्क्स का है, वो 100 मार्क्स का होने वाला है लेबर लॉ, एंड दैट टू उसमें रूल्स आने वाले हैं। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर होते हैं, इनकम टैक्स के अंदर होते हैं, सेक्शंस के साथ हम रूल्स पढ़ते हैं। तो अब लेबर लॉ के अंदर भी नए सब्जेक्ट को 100 मार्क्स का बनाया जाएगा पूरा, एंड उसमें रूल्स आएंगे।
एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एक सब्जेक्ट के साथ 50 मार्क्स का जोड़ने की बात चल रही है, और ये तो सीए इंस्टीट्यूट में भी चल रही है, ये सीएमए इंस्टीट्यूट के अंदर भी चल रही है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो सर क्या सिलेबस वाइज अगर हम देखें तो चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाएंगी। मैं बोलूँगा थोड़ी सी नई हो जाएंगी, टफ नहीं होंगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी नई ज़रूर हो जाएंगी। और ये चीज़ अभी जो इंस्टीट्यूट ने पहले ड्राफ्ट निकाला था 6 महीने पहले, उस ड्राफ्ट में जो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन आएगा, जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगी, वो फरवरी 2027 में नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगी। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो दिसंबर 2027 का होगा। ओके, मतलब एप्लीकेबिलिटी दिसंबर 2027 की होगी। बिल्कुल। बात करें सब्जेक्ट्स की तो अभी तो हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स है, तब कितने सब्जेक्ट्स हो जाएंगे? जैसे मैंने कहा कि 8 सब्जेक्ट्स रहेंगे, एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। ओके। एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा, लेकिन अभी भी ना हमें देखने में लगता है कि 7 सब्जेक्ट्स हैं। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो अकाउंट्स एंड एफएम 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनको इंस्टीट्यूट ने मर्ज किया हुआ है, तो टोटली 8 है। तब देखने में लगेगा 8 है, लेकिन होंगे 10। ओह माय गॉड। तो वो वाली कहानी है। तो हाँ, जर्नी थोड़ी सी आप ये कह सकते हो कि थोड़ी सी अप्स एंड डाउन वाली होने वाली है, थोड़ी सी आपको और मेहनत आरडीएस नेचर की होने वाली है, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन द रिवॉर्ड इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। बट आई थिंक सर, अगर मैं होती अभी करंट एक स्टूडेंट, तो मैं तो चाहती कि मैं पहले ही निकल जाऊँ, क्लियर कर जाऊँ फ्रॉम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। लाइक रंजीत सर, मुझे लगता है कि आपका क्या ख्याल है इसमें कि स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्योंकि आपके घर में भी उसी एज के बच्चे हैं, मेरे घर में भी उसी एज के बच्चे, आपकी डॉटर भी सेम एज के है, तो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि जब मुझे कम मेहनत करनी है तो मैं निकल जाऊं या क्या? नहीं, जून 27 में जो एग्जाम होने वाला है ना, वो मैं समझता हूँ बहुत क्रूशियल एग्जाम है। ऑब्वियसली। और तैयारी अगर बच्चे अभी से इस बात को समझ लें कि जून 27 हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, ऐसा सोचकर वो अगर अभी से तैयारी शुरू करें, जैसे अभी सीसीट के एग्जाम खत्म हुए हैं, अभी उनके पास समय है, अगर वो अभी से तैयारी करना शुरू करें तो सबसे बढ़िया प्लान माना जाएगा। क्योंकि अगर आप दिसंबर के लिए चले गए, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं रहा और आपने क्रैक नहीं किया जून 27, तो फिर आपको पूरा सिलेबस चेंज, उसके बाद दोबारा से वही मेहनत और नई चीजें और जुड़ेंगी उसमें। तो बेहतर यह है कि आप जून के लिए अभी से माइंड सेट करो कि हमें वो ग्रुप निकालना है और क्लियर कर दो। सर, अब मेरे माइंड में ये डाउट आ रहा है कि जो बच्चे ने समझो अभी एग्जाम दिया है, एक ग्रुप का एग्जाम दिया है समझो, और उसको ऐसा होगा कि श्योर नहीं है कि वो एक ग्रुप क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो वो तो बार बार फर्स्ट ग्रुप की पढ़ाई करेगा, तो वो कैसे जून 27 तक निकले? देखो, सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि जो आज की जनरेशन है ना, जो अभी करंट बैच लॉट ऑफ स्टूडेंट्स चल रहा है, इसके लिए बहुत कुछ बदल रहा है। कभी इसके लिए क्रिमिनल लॉस बदल जाते हैं, कभी इसके लिए लेबर लॉस बदल जाते हैं, कभी इसके लिए इनकम टैक्स सर पूरा का पूरा बदल गया, 2025 आ गया। तो ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, जिस बच्चे ने 1 साल पहले जो एग्जी में था और जिसने एग्जाम दिया था, उसने ये सारी चीजों को फेस एग्जी में नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है कि प्रोफेशनल में वो भी लेबर लॉ पढ़ रहा है, बट पॉइंट इज के जैसे जैसे आप अपना अटेम्प्ट डिले करते जा रहे हो, अपनी सक्सेस डिले करते जा रहे हो, आप उस विशियस सर्कल में फंसते जा रहे हो जो आजकल के टाइम में हो रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो बच्चा है, जैसे सर ने कहा कि उसको अभी क्लियर कर लेना चाहिए, लेकिन आपने क्या कहा कि बच्चे ने एक मॉड्यूल दिया तो अब वो उसके लिए रिजल्ट की वेट करेगा। देखो यार, मैं बताता हूँ, अगर हम आज बच्चे की बात करें तो आज उसने जो एग्जाम दिया उसका रिजल्ट आएगा 75 डेज के बाद। तो 75 डेज बहुत होते हैं यार। आप एक चीज सोच के देखो, हम सब लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सारा दिन रात बच्चों के साथ लगे रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें रेस्ट चाहिए होता है। कितने दिन का रेस्ट लेते हैं हम लोग? कितने दिन का रेस्ट ले सकते हैं? सर, आप जा रहे हो घूमने, अभी जाओगे फैमिली के साथ घूमने, कितने दिन के लिए जा रहे हो? 7-8 दिन। मैम, आप जा रहे हो कितने दिन के लिए जा रहे हो? कैन यू गो ऑन वेकेशन फॉर 3 months? 75 डेज के लिए जा सकते हो? 75 डेज के लिए जा सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है सर, कोई कर ही नहीं सकता सर। 2 महीने से ज्यादा आप अपनी सैलरी अगर उसको कैलकुलेट करो कॉस्ट में, तो 2 महीने से ज्यादा का वक्त। सर, मैं ये बोलूंगा कि जब आप आज एक ग्रुप देते हो तो आपको 1 हफ्ता रेस्ट करना है, फैमिली को टाइम देना है। जो चीजें आपने पिछले 6 महीने 8 महीने से सेक्रीफाइस की थी, आपको उन्हें रिजुविनेट करना है। एंड उसके बाद रिजुविनेशन के बाद आपको ट्रैक पे आना ही पड़ेगा। सर, आपकी सोशल रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, आपके घर वाले आपको पूछना बंद कर देंगे, पड़ा रहता है सारा दिन। एंड आई मीन इट।
मेरे बेटे का अभी 2 दिन पहले CUT या 3 दिन पहले, माय वाइफ इज लाइक यार तेरे को काम भी कुछ नहीं है, 12 बजे उठता है तू। तो वो आपको भी झेलना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट। घर वाले 4-5 दिन तो बड़ी खुशी से करेंगे मेरा बच्चा नींद पूरी कर रहा है, और उसके बाद क्या। और दूसरी बात कि सर अगर बच्चा अभी स्टार्ट करता है और फिर उसके बाद बच्चे को लगता है कि यार मेरा तो क्लियर नहीं होगा शायद, क्योंकि देखो एग्जी का रिजल्ट कोई 80% तो आता नहीं। एग्जी का रिजल्ट आता है 12, 15, 18%, मैक्सिमम 20% आता है एक ग्रुप का। तो मतलब 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो वो क्लियर नहीं होते हैं। तो सर क्या उस बच्चे के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं हो जाएगी कि यार मैं अभी ग्रुप 1 दिया, 1 हफ्ते के बाद मैं ग्रुप 2 स्टार्ट करूं और मैं उसको 2 महीने पढ़ूं और फिर 25 अगस्त को रिजल्ट आता है, मेरा तो क्लियर हुआ ही नहीं। तो उस टाइम पर वो बच्चा क्या करेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि 25 अगस्त को, और मैं ये बच्चों से बात करके बोलना चाहूंगा कि 25 अगस्त को आप क्या करोगे, आपका क्या थॉट प्रोसेस होगा, ये डिपेंड करता है आपने इन 2 महीनों को कैसे यूटिलाइज किया है। ये बहुत मैटर करता है। और एक चीज और बताता हूँ, मैं ना बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम, आपको पता है मैं CS कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं बहुत टाइम से ना ये प्रॉब्लम फेस भी कर रहा था सर, कि जो बच्चा है वो पहले मॉड्यूल 1 लेता है। मान लो बच्चे ने मॉड्यूल 1 कहीं से भी लिया, उसने हम लोगों का नाम सुना कि यार इक़्तिदार सर है, रंजीत सर है, अमित सर है, काजल मैम है, एंड दे आर द बेस्ट कॉम्बो, राइट। लेकिन बच्चे को लगता है कि यार जब मैंने ग्रुप 2 2 महीने पढ़ा, उसके बाद मेरा रिजल्ट आया, मैं क्लियर नहीं हुआ ना, तो मैं इधर करा ना मैं इधर करा। वही तो बच्चे को लगता है अब मैं मॉड्यूल 2 के पैसे दे चुका हूँ और मॉड्यूल 2 की जो मेरी क्लासेस हैं वो चल रही हैं, अब मैं एक्सपायर हो देंगे तो मैं इसको जल्दी से देख लूँ और उसको जल्दी से देख लूँ। लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसका चल रहा होता है कि यार मैंने मॉड्यूल 1 तो मेरे 180 आए हैं, 173 आए हैं, तो मेरे को लगता है मैं वो भी क्रैक कर सकता हूँ। इसका सॉल्यूशन हम लोग अनअकैडमी पे लेके आए हैं। ओ अब क्या सॉल्यूशन है वो नहीं बताऊंगा। अरे सर अब इतना बता दिया तो सोल्यूशन भी बता दो। देखो हम लोगों ने क्या किया इस बार, और वी आर डूइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सर, और बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा लगेगा आप सब लोग को ये जान के। हम लोग इस बार लाए हैं एग्जीक्यूटिव सक्सेस गारंटी प्लान। ओके, एग्जीक्यूटिव सक्सेस गारंटी। सर ये क्या है, ये अभी लॉन्च हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं, अभी हमारा पाइपलाइन में चल रहा है। इसमें क्या है, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने CSXE का ग्रुप 1 दिया है और आप ग्रुप 2 स्टार्ट करना चाहते हो, या आपने एक्जी का ग्रुप 2 दिया है और आप ग्रुप 1 स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़ते हो और आप हमारे साथ ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जो कि बहुत नॉमिनल अमाउंट का है, आप देखेंगे तो आफ्टर डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग इट्स अ वेरी नॉमिनल प्राइस, उसके अंदर आपको आपके ग्रुप 1 की भी सक्सेस मिलती है। मतलब अगर आपने ग्रुप 1 दिया है, अब आप ग्रुप 2 दे रहे हो, और अगर आपका रिजल्ट 1 का नेगेटिव आया तो हम आपको ग्रुप 1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री देंगे 0 कॉस्ट पे। वाओ, एंड सेम इज द केस इन ग्रुप 2। अगर आपने ग्रुप 2 दिया है और आप ग्रुप 1 देना चाह रहे हो और आपका रिजल्ट आता है क्लियर नहीं होता, आपने हमसे एक ग्रुप बाय किया है, लेकिन आपको दूसरा ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री 0 कॉस्ट, 0 हिडन कॉस्ट, 9,000 रुपए, नो एक्सेस फीस, नो बुक्स, नथिंग। आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे मॉड्यूल की भी मिल जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल सक्सेस गारंटी प्लान। इट्स अ विन, के साथ दूसरा ग्रुप भी आप साथ। यस, इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स। आई मीन आप लोग को सोल्यूशन मिल चुका है कि अभी इसमें आपको क्या करना है। इसका तो हमने बात कर लिया कि इसमें बच्चे क्या करेंगे, बट जो बच्चे ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं, बच्चे होंगे जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, हमारे पास ऑल इंडिया रैंकर मैम है, काजल मैम, कैप्टन के, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो बच्चे डेस्परेटली हमें देख रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक लाना चाह रहे हैं? कुछ प्रैक्टिकल एडवाइसेस। मेरी कभी रैंक नहीं आई है तो मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ कि मैं नीचे बैठूं। मैं बैठ सकता हूँ। आई रिमेम्बर एक बार सर ने YouTube लाइव सेशन चल रहा था और सर ने बोल दिया रैंक वैंक कुछ नहीं होता है। Oh my God, sir, this is hurtful. आप कब बैठते हैं? This is hurtful. ऐसे मत बोलो सर, मैं मैसेज कर दूँ मैं रैंक करूँ। So yes, मैम honestly रैंक अगर मैं एक एक्सपीरियंस बोलूँ as a professional, it does make a lot of difference because when I went for my interview, like for the internship wala interview, so when the head CS interviewed me and he saw my resume where it was written on AIR, he didn't have to ask me anything else. Oh my God. He just saw all India rank and I remember आज भी him saying ये अभी 2000
2015 की बात है, बट गुज़बम्स आ रहे हो, बट यस ही सेड दैट मैम आप हमारे कंपनी में ट्रेनिंग के लिए आ रहे हो, ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। Oh my God. क्या बात है। यस कितना दिन था आपको? 23rd रैंक सर। सो आई थिंक ये और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो है नहीं, मतलब अब एवरेज तो मैं हूँ नहीं, नॉर्मल जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, बट ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये सिर्फ मुझे वो AIR की वजह से मिला। तो यस, AIR मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अभी हाउ टू गेट टू दैट, I feel sincerity is very important. You need that dedication and consistency. Up one day आओगे and you'll study for 8 and 10 hours, and for the next 2-3 days you'll just study for 1-2 hours. That's not going to work. You need a lot of consistency. मैंने honestly मेरे जो भी educators थे, मेरे जो भी faculties थे, मैंने उनकी बात सुनी थी। अंधा भरोसा। अंधा भरोसा, yes, because I know their experience. They've lived that journey. जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमने हमारी प्रोफेशनल जर्नीज लिव की है। वी नो हमारे क्या इश्यूज है एंड क्या चीजें हैं जो हमने दूसरों से अलग की, इसीलिए आज टैग लग रहा है हमारे नाम के आगे, राइट? सो आई बिलीव देम, एंड मुझे जो गाइडेंस मिला अगेन एंड जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि सबसे पहले ना CS एग्जीक्यूटिव सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन पॉइंट होता है। अगर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो एग्जीक्यूटिव में होते हैं। प्रोफेशनल थोड़ा इजी मैं बोल सकती हूँ कंपेयर टू, ये मैं भी बोलता हूँ बच्चों, अग्री। तो AIR के लिए आई फील वो फिल्ट्रेशन पॉइंट को क्रॉस करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग दैट नॉट एवरीबडी एल्स इज डूइंग। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको लाइफ में फोकस्ड रहना पड़ेगा कि हाँ मुझे CS करना है, कोई भी हालत में निकलना है। और ये मैं हमेशा बोलती हूँ जो अटेम्प्ट्स का सिलसिला है ना, इससे एक अधूरा प्यार चलते रहता है, जस्ट डजंट गेट ओवर, ओके? तो वो डीमोटिवेशन नहीं आना चाहिए कि इट्स ओके, वी आर स्टिल गोइंग टू डू इट, ओके? एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ, एंड आई एम श्योर यहाँ सब बैठे फैकल्टीज अग्री करेंगे, CS एग्जीक्यूटिव में ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों को समझ में आ जाती है, लेकिन लिखना नहीं आता। I totally agree. Writing. लॉ लिखना आता है नहीं, टैक्स से दे आर वेरी स्केर्ड, टैक्स में भी आएंगे हम। including me. I was equally scared with accounts as well. CFM. अकाउंट्स मतलब नंबर्स, जब नंबर्स आते हैं सामने तो CS को अच्छा लगता है। सो ऑलरेडी मतलब ये दो सब्जेक्ट्स डर लगता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एंड लॉ अच्छा लगता है, पढ़ना पसंद है, समझ में आ रहा है, बट लिखना कैसे वो नहीं आता है। मॉक टेस्ट नहीं देते, टाइम मैनेज नहीं होता है एग्जाम में। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है जो करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस करने पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी पड़ेगी। एंड आई पर्सनली फील फैकल्टी जो बोल रहे हैं वो एक स्टडी प्लान फॉलो करोगे तो आई रियली डोंट थिंक AIR इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। It means you have to tick all the boxes and then you can only get in. think as an all India ranker I totally agree with you. जो भी बातें आपने कही है, या ये दोनों यार हम चलते हैं सर, हमारा तो होगा। हाँ तो दूर दूर तक रैंक्स की कितनी कॉमन चीजें होती है AIR में, यही कुछ सीक्रेट नहीं होता, जो मैम ने बोला है वही करना होता है, आपके सामने सब कुछ है, बस आप कर नहीं रहे हो। एग्जैक्टली। एंड रही बात आता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, जिसमें CS मतलब यही होता है, बच्चे क्यों आते हैं कि भाई हमें मैथ्स नहीं पसंद। टैक्स की तो नैया पार हो जाएगी बच्चों की, बट CAFM की नैया पार कैसे करे सर? CAFM से भी बच्चे बहुत डरते हैं। CAFM में मैम एक्चुअली प्रॉब्लम बच्चे की सब्जेक्ट से ज्यादा माइंड सेट लगती है। मतलब उनको, मतलब आप कहना क्या क्या कहना चाह रहे हो? या तो उन्हें कोई बताता है या वो खुद देखते हैं कि मतलब वो सब्जेक्ट उनको टफ बता देता है कोई। तो इससे होता क्या है कि मतलब बच्चे सब्जेक्ट को एंजॉय करने की जगह अवॉइड करने लगे हाँ शुरू से। हाँ मतलब मैं लास्ट के 1 महीने कर लूंगा, 1.5 महीने हाँ। इंपॉर्टेंट चीजें करके पास हो जाऊंगा, थ्योरी करके पास हो जाऊंगा। 1 महीने पहले फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। क्या करें? बता दो क्या कर सकते हैं, कैसे निकल जाए। मैं कहता हूँ बेटा कोई मजाक तो है नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन मुश्किल नहीं। मतलब अगर आप सब्जेक्ट को थोड़ा मतलब जैसे टीचर बता रहा है अगर उसके हिसाब से करते हो, 11th 12th में सब पढ़ कर आते हैं ज्यादातर, मतलब 90% स्टूडेंट अकाउंट्स तो पढ़ कर आते हैं। FM के लिए चलो ठीक है, थोड़ा सा नया है, लेकिन पहले तो मैं क्लासेस में बच्चों को थोड़ा सा कंफर्ट करने की कोशिश करता हूँ पेपर से। जब मैं उनको दिखाता हूँ, पढ़ाना शुरू करता हूँ, जब धीरे धीरे जैसे क्लासेस हमारी आगे बढ़ती, मैं कहता हूँ बताओ इसमें कोई चीज मुश्किल लग रही है? बच्चा कहता है नहीं सर ये तो बड़ा आसान है। अरे वाह। तो है ही नहीं, ठीक है।
फिर मैं कहता हूँ फिर बच्चों के 0 नंबर क्यों आते हैं आप बताओ। ठीक है, सही बात। लास्ट से लास्ट जो रिजल्ट आया था, लास्ट टू लास्ट, हाँ बहुत गंदा रिजल्ट आया। हाँ कह रहा हूँ गंदा था। सिंगल डिजिट में नंबर आता हाँ 4 नंबर 2 नंबर, मैंने 0 नंबर की भी देखी है मार्कशीट बच्चों की। गलती वही माइंडसेट। माइंडसेट। मतलब बच्चा शुरू में क्या करता है, अवॉइड करता है पेपर, अवॉइड करता जाता है। फिर जैसे जब उसके ऊपर प्रेशर आता है, अच्छा ये पेपर भी तो है, तो ध्यान आता है हाँ कि CFM पेपर है, इसे भी तो पास करना है। फिर वो क्लासेस देखना चालू करता है, जब क्लास रिकॉर्डेड क्लास देखना चालू करता है 2 की स्पीड से, 2.5 की स्पीड से, ठीक है, क्या सीखेगा? प्रॉपर तरीके से बनाता नहीं, तो फिर वो उसे जैसे तैसे करके वो एग्जाम दे देता है। एग्जाम दे, खाली एग्जाम देने से थोड़ी कुछ होता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है बच्चे को पहले तो मैं कंफर्ट उसको करता हूँ कि भाई देखो पेपर बहुत अच्छा पेपर है, आप पहले पढ़ो इसको, पहले इसे अपना तो मानो, तभी तो पेपर अपना मानेगा आपको। सही बात है, अपना मानना पेपर को ही पड़ता है। मैंने चालू करना। तो पहले पेपर को अपना मानो, तो फिर मैं इस तरीके से उनको लेके चलता हूँ कि बस थोड़ा सा कंफर्ट करूँ, फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से, एग्जाम्पल से उनको कॉन्सेप्ट को समझाऊं। अब जैसे एफएम में फॉर्मूले ज्यादा हैं, तो मैं फॉर्मूले पर ज्यादा कंसंट्रेट ना करके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ज्यादा फोकस करता हूँ। फॉर्मूले की डेरिवेशन है। कि मतलब इससे क्या है कि फॉर्मूले आपको याद करने ही ना पड़े, फॉर्मूले आप खुद बना लो, आपको कॉन्सेप्ट जो है समझा दो अच्छे से, फॉर्मूले खुद ही बनाने लगते हैं बच्चे पर। अब जैसे क्या होता है मार्केट में, तो क्या चलता है, जैसे किसी ने डाल दिया कि 100 फॉर्मूलाज ऑफ एफएम, हाँ शीट, फॉर्मूला शीट। रटने से कुछ नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट उसको समझ जाओ, सही से बच्चे मतलब कॉन्सेप्ट को समझे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट को पहले समझाएं, जिससे वो बच्चा जो है क्या करता है, फॉर्मूले खुद ही बनाने लगता है। जो बच्चे मुझे लगता है कि जिसने शुरू से लेकर एंड तक साथ में रहा, वो 100% पास होता है। हाँ, मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही। मैं मानता हूँ। हाँ, मतलब जैसे पहले दिन से उसने क्लास चालू की, लास्ट तक रहा उसने, या मान लो उसने रिकॉर्डेड क्लास भी की लेकिन वो टच में रहा, नॉर्मल तरीके से जैसे लाइव कर रहा है वैसे रिकॉर्डेड क्लास भी कर रहा है, प्रॉपरली नोट्स बना रहा है, होमवर्क कर रहा है, जो डाउट्स आ रहे हैं वो पूछ रहा है वो साथ के साथ। तो वो मैंने कोई देखा ही नहीं फेल होते। मैं नाम लूंगा, लास्ट बैच के अंदर भी देयर वाज अ गर्ल, प्रज्ञा, सुखलीन, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आते हैं और उनका माइंड क्लियर है कि मुझे ये वाला एक ग्रुप देना है, और वो अपना करके निकल जाते हैं। एंड पता भी नहीं चलता है कि ये वाले बच्चे कब आए और कब करके निकल गए। यस, बहुत सारे। I mean, मतलब जो अवॉइड करता है पेपर को, वही जाकर परेशान होता रहता है। I mean CFM का फिर यही है कि तुम्हारा माइंडसेट ज्यादा स्ट्रांग बनाओ एंड डरो मत। पेपर को अपना समझे पहले। मतलब पेपर इज नॉट टफ, योर माइंडसेट इज मेंटल स्टेटस इज वीक। दिसंबर 24 का जो पेपर था, मैं सही बता, दिसंबर 24 दिसंबर 25 दिसंबर 20, दिसंबर अच्छा अभी था पेपर था। 12th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर ले, ऐसा पेपर था। बट बच्चे टफ नहीं बोल रहे थे पेपर। नहीं, दिसंबर 25 का, दिसंबर 25 को किसी से भी पूछ लोगे बच्चा यही बोलेगा कि पेपर मुश्किल नहीं था। अच्छा। मैं कहता हूँ 12th के बच्चे भी उस पेपर को सॉल्व कर सकता है, जिसने जो चैप्टर कनेक्टेड थे, जैसे जो इशू ऑफ शेयर्स का अकाउंट्स जो कनेक्टेड, हाँ, या मतलब जो वो 12th में पढ़ के आया है वो चैप्टर, और वो चैप्टर यहाँ पर देखे उसके क्वेश्चंस, तो वो सॉल्व कर लेगा। एफएम तो खैर उनके लिए नया होता तो वो तो नहीं कर सकता, लेकिन जो पेपर जो चैप्टर वो वहां पढ़ के आया वो भी सॉल्व कर लेगा। इतने आसान क्वेश्चंस थे। CFM की भी, सॉरी, अब जैसे क्लास में मैं करवाता हूँ, जैसे मैराथन वगैरह लेता हूँ मैं, तो साथ के साथ जैसे एग्जाम के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई देखो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। अब बच्चा 10 मिनट में सॉल्व कर दिया, उसने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया, फिर वो बच्चा खुद ही बोलता है सर 0 कैसे आता है। तो मैं बोलता हूँ भाई मेरे भी समझ में नहीं आता, क्यों आता है। वाओ, जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आप एग्जाम में करके नहीं आओगे तो फिर 0 है। सही बात। गलती करके सारे आ गए, एफडी कम किया, गलत करके आ गए, वो 0 तो आ ही गए। और मैंने ना अनअकैडमी की तो खैर मैं मार्कशीट देखता हूँ बच्चे की, लेकिन मेरे साथ तो पूरे इंडिया का बच्चा कनेक्टेड है, तो मेरे पास जब ऐसी मार्कशीट्स आती है ना, मैं हैरान हो जाता हूँ। you'll be shocked to know बच्चे के पूरे ग्रुप में मिला के सिंगल डिजिट में मार्क्स हैं। Oh my God. आप समझ रहे हो, पूरे ग्रुप में मिला के उसके 9 नंबर नहीं बन रहे 4 पेपर में मिला के। हाँ, और मैं बोलता हूँ बेटा किया क्या? सर मैंने तो 6 महीना बहुत मेहनत की। कुछ भी सिर्फ नाम लिख के आ गए। क्या बोलूं मैं उस बच्चे को? मैंने बहुत मेहनत की। बच्चे का ये फीडबैक है, सर मैंने तो 6 महीने बहुत मेहनत की। नहीं गलत है, क्योंकि ये ना बच्चे हमने देखे हैं जो जिनके मार्क्स कम आते हैं ना, मैं
वो वही बच्चे होते हैं जो शुरुआत से अंत तक नहीं जुड़े रहे। हाँ, यस वही। यस यस अगर वो जुड़े रहे ना, पॉसिबल ही नहीं है कि फेल हो जाए। राइट, एग्री। यार एक बात बताइए, हम जो है कम से कम 4 महीने सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद में कम से कम 2 बार बड़ी बड़ी रिवीजन लेते रिवीजन हैं, हाँ, फिर comprehensive 2-3 बार मैराथन लेते हैं। इतना तो जो एग्जाम में नहीं भी आने वाला है वो भी सब करवा देते हैं, करेक्ट जो आता है वो तो करवाती है 100%। फिर भी अगर किसी का 0 आ रहा है तो बताइए इसका मतलब भाई, पढ़ाई नहीं कर रहा। नया मैम आपको बस यही कहना है बच्चों को कि भाई शुरू से अंत तक लगे रहो। और ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि आप कितना पढ़े, उनको ये जरूर जानना चाहिए कि बचपन से अब तक आप स्टडी जर्नी कर रहे हो ना, ये आपका बुढ़ापा है। इसके बाद बस लाइफ अच्छी है, बस लास्ट मोमेंट है, पूरी जम के मेहनत करो। बढ़िया सही बात बोली सर पढ़ाई का तो आपने। यही लास्ट है ना फिर। सही बात है सर। अब बच्चों को ना ये डाउट भी रहता है कि हम बहुत एवरेज है तो हम कर सकते हैं कि नहीं। तो मुझे पता चला कि आपका 12th में लाइक 46% कुछ आए थे। सर आप सीए भी हो, सीएस भी हो? 12th में सर, 10th में 46 10th में 46%। जी, मेरे 64 थे सर, मेरे 64 थे। 63%। 63? आई मीन सर मेरे 74 थे शायद। हाँ, सर जीता जाता एग्जाम्पल है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम 12th में एवरेज हो या क्या हो, सीए सीएस दोनों किया यार सर ने। सर आपको पता है आज के बाद आपकी कितनी फैन फॉलोइंग बढ़ने वाली है कि ये कर सकता हूं तो मैं भी कर सकता हूं। मैं तो बच्चों को क्लास में बोलता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते सही और मैं सीएस दोनों कर सकता हूँ। हो। हिंदी मीडियम से भी था, ओ भाई 10th तक मतलब सर मैंने हिंदी मीडियम से किया। सर सर, क्या आप- आप हिंदी मीडियम से भी हो, आप 10th में भी एवरेज, आप 12th में भी एवरेज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके अकाउंट्स में तो मार्क्स बढ़िया रहे होंगे सर। अकाउंट्स में 86 मार्क्स थे 12th में तभी। सिर्फ अकाउंट से क्या होता है सर? अपने तो लॉ भी है, अपने तो सारी चीजें हैं। इंग्लिश मतलब जैसे हिंदी मीडियम से था तो जब फाउंडेशन में जब सीएस फाउंडेशन होता था पहले, तो सीएस फाउंडेशन में आया, उसमें मैं पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया था। अच्छा, फाउंडेशन में सीएस फाउंडेशन में मतलब मैं बस वही एक बार फेल हुआ। उसके अलावा आपने सीएस में CS में फेल ओ हुआ, सीए में फेल हुआ। तो बस बहुत बढ़िया। और वो भी किसमें पहले एक पेपर होता था बिजनेस कम्युनिकेशन। हाँ जी, अभी भी होता है, अभी भी होता है। ये नहीं, ये बैठी हुई है, उसकी क्वीन है मेरी, ये उसकी क्वीन है। इजी पेपर होता है। इसलिए क्योंकि मेरा इंग्लिश इतना नहीं बनता, राइट राइट। तो वो अच्छे से लिख नहीं पाया। But then you just proved it that CS हाँ। you don't need good English. हाँ मतलब वो फिर धीरे मैंने मेहनत की उस इंग्लिश अपने तो आप पहले सीए बने थे, पहले सीएस बने थे? पहले सीएस पहले सीएस बने थे आप, फिर देन यू कंटिन्यू टू मतलब देयर। मैंने जब सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है, उसके पहले सीएस इंटर होता था मेरे टाइम, तो जब मैंने वो क्वालिफाई कर लिया है तब 2007 में मैंने सीए में एडमिशन लिया था। अच्छा, फिर 2011 में सीए क्वालिफाइड हुआ है और 2009 में सीएस। वाओ, बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो आपका मेंबरशिप भी वो 24,000 25,000 की रेंज में होगा, उसी रेंज में है ना? मुझे लगता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की तो हमने अच्छी खासी बात कर ली और सारे सीक्रेट्स हमें पता चल गए। लॉ की तरफ चलते हैं सर। मैं ऐसा मानती हूँ सी लॉ एंड सीएमएसएल के पेपर सबसे ज्यादा टफ आते हैं। कोई भी अटेम्प्ट उठा लो वो टफ ही आना है। कैसे बच्चा क्रैक करे लॉ पेपर्स को? अगर समझ में आ गया तो लिखना नहीं आता, लिखना आ गया तो फॉर्मेट नहीं आ पा रहा। क्या है लॉ सब्जेक्ट का मिस्ट्री? देखो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के एग्जाम उठाओ एंड आप देखोगे कि बच्चे यही बोलते हैं कि कंपनी लॉ बहुत टफ था, सीएमएसएल बहुत टफ था। बच्चे यही बोलते हैं कि कंपनी लॉ बहुत टफ है, सीएमएसएल बहुत टफ है। लेकिन क्या किसी ने कभी पेपर को क्रॉस वेरीफाई किया, चेक किया कि वाकई में टफ है कि नहीं? आपका जो इस अटेम्प्ट का जो 3 दिन पहले पेपर हुआ है कंपनी लॉ का, पूरे इंडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि कंपनी लॉ का पेपर बहुत टफ है, लेंदी आया है। बहुत ट्रिकी था। आप मेरी शॉर्ट पे जाके देखो, मैंने लिखा हुआ है इजीएस्ट पेपर इन हिस्ट्री एवर। सर क्यों पंगे लेते हो आप? फैक्ट है सर ये फैक्ट है। ये फैक्ट है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सर इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं टफ 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 आया है। सर सुपर इजी पेपर आया। मैंने ना एग्जाम से पहले 1 दिन पहले बच्चों को बताया था कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। मैं बेयर एक्ट से पढ़ाता हूँ, मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाता हूँ, आई टीच फ्रॉम बेयर एक्ट। तो मैंने बोला बेटा ये सेक्शन आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। उस तरीके से मैंने बताया। आई कैन शो यू, मैं वो वीडियो भी दिखा सकता हूँ और पेपर भी दिखा सकता हूँ। 135 नंबर में से 132 नंबर का भैया है।
कैन यू बिलीव फॉलो नहीं किया बच्चों ने ठीक से। 135 आपको में कैसे से पता चला ये? अरे ये ऐसे ही है। एक्सपीरियंस पिछली बार पेपर इनका जो था, कह रहे तुम लीक कर दिया। हाँ, लास्ट टाइम भी यही बताया ना आपको। क्या? पिछली बार लास्ट टाइम यही हल्ला हो गया। मुझे ICSI से नोटिस आया था। हाँ? हाँ, वही क्या? तुम्हें कैसे पता कि मुझे ICSI से नोटिस आया था, मुझे बुलाया गया था लोधी रोड में, और मेरे को वहां से बकायदा मेरे को वहां पे शो कॉज नोटिस में बताना पड़ा है। मैंने ये बात नहीं बोली मीडिया में, बट पॉइंट इज के मेरे को बुलाया गया था, मेरे से पूरी बात पूछी गई, एंड फाइनली मैंने अपना रिप्लाई दिया कि यार ऐसे ऐसे ये चीज़ थी। अब एक चीज़ समझो आप, जब हम बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा आपके पेपर आ रहे हैं, तो यार हम सबको पता है कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज देयर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है, पता है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इतने साल हो गए हैं सर पढ़ाते हुए। एक्सपीरियंस बोलते हैं। Basically, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, एक भी सवाल, एक भी क्वेश्चन किसी भी अटेम्प्ट में उठा लो आप, CMSL के या आपके कंपनी लॉ के मॉड्यूल से बाहर नहीं आता। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का प्रॉब्लम क्या है कि 18 चैप्टर है, सर इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, मैं कौन सा कर लूं। और पहले आज से 3 साल पहले क्या होता था, सर इंपॉर्टेंट बता दो। अब बच्चा ये पूछता ही नहीं है। अब बच्चा क्या पूछता है, सर मैं क्या छोड़ के जा सकता हूँ। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, मैं क्या छोड़ के जा सकता हूँ। यार 18 चैप्टर्स आर देयर इन योर कोर्स, 100 नंबर का तेरा पेपर है, हर चैप्टर की 5 नंबर की वेटेज है। अब वो 5 नंबर के लिए तुम 60 पेज का 60 पेजेस का चैप्टर नहीं पढ़ रहे, वो तुम्हारी कॉल है, वो तुम्हारी नेग्लिजेंस है। ICSI, आप यकीन करोगे मेरी बात का, आई स्वेयर अपॉन गॉड, हमारे टाइम में जब क्वेश्चन आता था ना, जब हमने पढ़ा, तो क्वेश्चन आता था, हमें देखना होता था कि कौन सी रेगुलेशन से है या कौन से एक्ट से है और इसका कौन सा सेक्शन नंबर वगैरह है। सर आज के टाइम में ICSI पता है क्या कर रहा है, आपको रेगुलेशन का भी नाम बताता है, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015, रेगुलेशन नंबर भी क्वेश्चन में दे देता है, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 5, वो देता है पेपर में। एग्जामिनर, मैं दिखा सकता हूँ आपको पेपर, वो देता है कि मैं इस रेगुलेशन में ये वाली सब रेगुलेशन तेरे से पूछ रहा हूँ। बच्चा फिर भी कहता है पेपर टफ है। आप समझ रहे हो मेरी बात? सर हमारे टाइम पे वो केस लॉ के फॉर्म में आता था, और हमें इंटरप्रेट करने की कहाँ से आता, अभी भी केस लॉ की फॉर्म में है, लेकिन अब ना वो सब कुछ बता देते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो है ना कि सर पेपर टफ है, उसके लिए है जिसने नहीं पढ़ा। अदरवाइज अगर मैं CMSL की बात करूं, इस बार CMSL की अगर हम बात करें, पेपर हुआ, टेक ओवर में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, इनसाइडर ट्रेडिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आया, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट से कोई क्वेश्चन Oh my God. अभी सोच के देखो, तीनों बड़े Oh my God. इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं आया। लेकिन यार ICSI ने कब कहा था कि भाई साहब मैं सब चैप्टर्स में से दूंगा ही दूंगा? कब बोला उसने? आप क्यों प्रिज्यूम कर रहे हो? यू कांट प्रिज्यूम इट। सिंपल सी बात है ना यार। तो कहानी क्या है कि यार इस बार बच्चों ने कहा मैं जनरल मीटिंग पढ़ के गया था यार, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया डायरेक्टली। भाई ICSI ने कब कहा कि मैं हर चैप्टर से दूंगा? स्टूडेंट्स वर लाइक कि यार इसने हमसे ऑडिटर के बारे में नहीं पूछा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में नहीं पूछा, डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में पूछ लिया। भाई आपके कोर्स में है ना, आपके कोर्स में पढ़ाया जा रहा है सेक्शन 71 विद रूल 18, तो क्यों नहीं पूछेगा ICSI? तो पेपर को अगर हम माने, रियलिटी अगर आप मेरे से सॉल्यूशन मतलब जेन्युइननेस जानना चाहते हो, 5 लॉज है, JIGL, SBIL एंड आपका ECIPL। इसमें क्या है, छोटे छोटे एक्ट्स हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ने से ना वो हो जाते हैं। लेकिन जब आप कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ की बात करते हो, कनेक्टिविटी है, इंटरकनेक्टिविटी है, एक ही कानून है, लंबा चलता है, तो जहां इंटरकनेक्टिविटी है ना, वहां ऊपर ऊपर से चलने से काम नहीं चलता। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू गिव टाइम। और मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा आज अगर मैं तेरे को इंपॉर्टेंट दे भी दूँ, तेरे को बता दूँ पेपर में क्या आ रहा है, तो तू मेरे को एक बार बता करियर में क्या करेगा। बच्चा बोलता है डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता ICSI? एंड आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग वन थिंग, क्या आपको क्लाइंट इस चीज के पैसे देगा? यार सेक्शन 42 सुनाना जरा। क्लाइंट किस चीज के पैसे देगा आपको? या आपका जो कॉर्पोरेट है, जिस भी डायरेक्टर्स के ग्रुप में आप काम कर रहे हो, यार वो एक प्रॉब्लम आएंगे ना, एक प्रॉब्लम होगी यार, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम ये करना चाह रहे हैं, हम पब्लिक इशू लाना चाह रहे हैं, सेबी ने ये बोल दिया, हम क्या क्या चेंजेस करें। तो जब लाइफ में आपको इसी फॉर्मेट में काम करना है, तो व्हाई नॉट टू प्रिपेयर योर माइंड फ्रॉम नाउ ओनली। दिस इज माय कंसर्न। बात तो सही है। जैसे आप बता रहे हो, मतलब जैसे CFM का पेपर है, अब एक अटेम्प्ट में 25 नंबर का 40 में से FM में बता रहा हूँ, 40 में से 25 मार्क्स का कैपिटल वेस्टिंग आ गया। अच्छा, एक चैप्टर आ गया, एक चैप्टर। उससे पहले अटेम्प्ट में 25 मार्क्स का वर्किंग कैपिटल आ गया। डन। अब बच्चे का वर्किंग कैपिटल आया तो वर्किंग कैपिटल ही पढ़े जा रहा है, वर्किंग कैपिटल ही पढ़े जा रहा है। अरे अगले अटेम्प्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर का आ गया। अगले अटेम्प्ट में उससे एक क्वेश्चन नहीं आया, 25 नंबर का कैपिटल वेस्टिंग आ गया।
उसके अगले अटेम्प्ट में 20 नंबर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर ही छोड़ना चाह रहे हैं बच्चे। वो- हाँ, ये- हाँ। मेरे को आज भी आ रहा है 2004 में जब मैंने पेपर दिए थे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 होता था। हाँ तो लास्ट अटेम्प्ट में 2 नंबर का, उससे लास्ट अटेम्प्ट में 4 नंबर का, मेरे पेपर में 36 मार्क्स का एक चैप्टर, 36 मार्क्स। वही। छोड़ना ही है तो अपने क्रश को छोड़ो, चैप्टर्स मत छोड़ो। ये बेस्ट मोटिवेशनल लाइन है ना। तो क्या एक्सपीरियंस बोलता है सर। तो एक्सपीरियंस बोलता है सर, ये फैक्ट है। और यही बच्चों को नहीं चाहिए। अभी आज के बच्चे जो हैं वो ये ढूंढते हैं कि भैया मुझे 10 में से बता दो चैप्टर ये वाले आएंगे, बस इतना ही कर बस सकते हैं। हाँ, अच्छा, मार्केट में मैंने क्या देखा है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं 200 घंटे लगा के, वो मार्केट में 100 घंटे में पढ़ा रहे हैं। हाँ, बच्चे कहते हैं भैया 100 घंटे में मेरा काम हो रहा है, मैं 200 घंटे में क्यों जाऊं। उसके बाद जब आप फिर लिखते हो कमेंट में कि मेरा मार्क्स नहीं आया, वो आएगा कैसे? यस और मैं कहता हूँ सर, चैप्टर ही छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ सर, मार्क्स आ भी गया, करियर में क्या करेगा? तुक्के में आएगा सर, इस बार आ गया अगली बार नहीं आएगा। इसलिए तो सीएस का नहीं, स्कोर मैं कह गिर रहा रहा हूँ है। CS करके क्या करोगे आप एग्जैक्टली? मैं बच्चों को ना एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा फेमस, पर्सनली मैं बार बार यही बोलता हूँ। आपके पैर पे लगी चोट, आप गए डॉक्टर के पास, हड्डियों के डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक के पास। वो अगर ये एक्सक्यूज दे रहा है, उसका जवाब क्या आ रहा है? यार ये हड्डी तो मैं छोड़ के गया था, पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं थी। दूसरा जवाब, यार ये तो मेरे टीचर ने पढ़ाई नहीं थी, तब क्या करेंगे? यार ये तो मेरे कोर्स में ही नहीं थी। या वो बच्चा, वो बंदा बोल रहा है, यार ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, याद नहीं है, मेरे को टाइम दे, मैं पढ़ूंगा उसके बाद आऊंगा। भाई आपकी हड्डी ना गलत जगह जुड़ जाएगी, सिंपल है ना। आपकी हड्डी में से कार्बन निकलेगा, गलत जगह जुड़ जाएगी, काम खत्म। आप ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। यू नीड टू हैव फुल नॉलेज। और एक चीज आप समझो, हम सब लोग कभी भी किसी ऐसे डॉक्टर के हाथ में अपनी जिंदगी नहीं देते हैं जो कि इनएक्सपीरियंस हो, जो एक्सपर्ट ना हो, जिससे नॉलेज ना हो। तो यार सामने वाला डायरेक्टर अपनी 10,000 करोड़ की कंपनी कैसे दे देगा? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो डिटेल में पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। आप शॉर्टकट लेके रिजल्ट तो ले सकते हो, लेकिन शॉर्टकट लेके आप सक्सेस नहीं ले सकते, ग्रोथ नहीं कर वही सकते। होता है ना, जिससे मान लीजिए शॉर्टकट लेके सर पास हो गए, हाँ, फिर वो 10,000 रुपए 15,000 का जॉब मिलता है स्टार्टिंग से एक बच्चा, हाँ, यस यस। हाँ, फिर सही बात है। इससे आपने अच्छा याद दिलाया, मैं एक रील बनाऊंगा 2-3 दिनों में। यू विल बी शॉक टू नो, अभी मैं मैराथन ले रहा था, एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया, मैराथन में बिजी था तो मैं बना ही नहीं पाया। एक बच्चे का मैराथन वो आया, सर आपको पता है मेरी इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ मेरे इंटर्नशिप में मुझे 90,000 का स्टाइपेंड मिला। My God, मैं मजाक नहीं कर रहा। my God. आपने उसके साथ पॉडकास्ट करना हो, मैं आपको डिटेल दे दूंगा, कर सकते हो। अमृतसर का लड़का है, 90,000 का स्टाइपेंड। सीरियस, Knowledge बोलता है सर, knowledge नॉलेज बोलता है, कंपनी का पॉलिसी होगा सर। नहीं है। knowledge बोलता है मैम, यही तो वो बच्चा जो है वो ग्रेजुएट था और CS एग्जी उसका क्लियर था। जस्ट क्या बात कर ग्रेजुएशन एंड CS एग्जी क्लियर। मैं आई स्वेयर अपॉन गॉड। एक और बच्चे का मेरे को मैसेज आया, रंगराजन नाम था उसका, क्या था कमेंट में, ही वाज लाइक कि सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, आपको शायद याद भी नहीं होगा, मैं कंपनी में डायरेक्टर बन चुका हूँ वाओ, एंड क्या बात। अभी सर मैं इस पोस्ट पे ये पूरा इंडिया हैंडल करता हूँ। तो यू नीड टू हैव दैट नॉलेज। अगर आपके पास वो नॉलेज है ना, तो यू कैन बीट एनीवन इन द इंडस्ट्री। अदरवाइज डिग्री लो और लेके घूमते रहो, कुछ नहीं रहो। अभी हम लोग अभी भी जिद पे हैं कि हम डिटेल पढ़ाएंगे, हाँ, हाँ। जबकि मार्केट अगर हम देखें कि व्यूअर और स्टूडेंट्स हमें का नहीं, हम अभी भी जिद पे हैं कि हम डिटेल ही पढ़ाएंगे बच्चों को। यस और वो चीज जब 1-2 बच्चे भी आकर हमें कह देते हैं ना कि हम ये अचीव कर रहे हैं, वो हमारा पूरा हम reputation- वो हमारे लिए ओके हो जाता है। यस बच्चे बोलते हैं सर आपका डायरेक्टर बनी DRs का, या पूरा कंपनी लो, लोग वही 120 तो। 50 में बढ़ा देते, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर फिर उन्हीं स्टूडेंट्स का एग्जाम के जस्ट पहले मैसेज आता है कौन सा चैप्टर? जब आपको पढ़ना ही है, आप ऐसे शॉर्टकट पढ़ के कितने महीने बचा लोगे? 1 महीने? एग्जैक्टली, तो मैं कह रहा हूँ 1 अटेम्प्ट बचा लोगे, 6 महीने बचा लोगे। मैं वही कह रहा हूँ, पढ़ना ही है तो फिर अच्छे से पढ़ो ना, और एक और दो पास हो। पढ़ने के टाइम पे पढ़ नहीं रहे, कमाने के टाइम पे पढ़ोगे हाँ, तो कमाओगे कब? सही बात है। तो कमाओगे। तो अभी ये नॉलेज लेने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा? बच्चों को ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे फैकल्टीज को, और क्या करना पड़ेगा? कब से बैच स्टार्ट हो रहा है? मैं तो देख पा रही हूँ बच्चे भागते भागते आएंगे ऐसा नॉलेज लेने के लिए। देखो यार, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोगों ने वो सक्सेस गारंटी प्लान ESG निकाला है ना, एग्जीक्यूटिव सक्सेस गारंटी प्लान। उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो बैच है वो शुरू हो रहा है 15th of June को। वाओ,
और अभी ना जैसे हमारे यहाँ पर जो ऑफर्स चलते हैं 60% ऑफ एंड ऑल दैट, लोग कहते हैं वो तो हमेशा ही रहता है, लेकिन यहाँ इस टाइम पर डबल वैलिडिटी भी चल रहा है। एंड आपको एक बात पता है, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम CS आइकॉनिक लॉन्च किया। ओके, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मैं लेट मी एक्सप्लेन यू। अभी तक क्या होता है, बच्चा ना हमसे सब्सक्रिप्शन लेता है, और बच्चा जब सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसको अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं, एक्सेस मिलता है, हमसे बात करता है सब कुछ। लेकिन बच्चा फिजिकली बुक्स नहीं लेता, बच्चे के पास टेस्ट पेपर्स नहीं होते हैं, बच्चा जो है उसको जो स्कैनर्स चाहिए होते हैं, अगर आपको याद हो तो बचपन में हम सैम्पल पेपर्स लिया करते थे, उसके पास वो नहीं होते हैं। वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलती हैं, दैट टू बाय बीइंग जस्ट एडिशनल नॉमिनल अमाउंट। मतलब द ऑफरिंग विच वी आर गिविंग आर वर्थ मोर देन 30,000 रुपीज, जो हम एडिशनल चीजें दे रहे हैं। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा पैसे वैसे, मैंने उस दिन लेकिन निकाली आपके बुक की, जो हम लोग बुक दे रहे हैं, हाँ जी, लगभग 10,000 12,000 से नीचे नहीं बैठ रहे। 11,000 रुपए की बुक्स है एग्जैक्टली, खाली एक मेन कोर्स ऑफ सेट ऑफ बुक्स। उसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें डाली हैं आइकॉनिक में। वाओ, एंड ये ट्रस्ट मी, अनअकैडमी विल बी इनटू लॉसेस विद आइकॉनिक, और मैं पर्सनली भी लॉसेस में जाऊंगा, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है, एडिशनल कॉस्ट, चीजें बहुत ज्यादा है। इट इज जस्ट लाइक कि हाँ यार, एक बार बच्चे को समझ आए और वो चीज़ बच्चे को पता चले कि नहीं यार, मुझे पूरा का पूरा एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में पढ़ना है। तो हमारे जो बैचेज हैं 15 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, और जैसा मैंने कहा 60% ऑफ है, डबल वैलिडिटी है। एंड मैं ये बोलूंगा बच्चे को कि बच्चे को वो गारंटी प्लान लेना चाहिए, जिससे बच्चा सेफ हो जाता है। जो बच्चा अभी सीसीट दे रहा है और सीसीट दिया उसने, या सीसीट अक्टूबर में देने वाला है, उस बच्चे को आइकॉनिक लेना चाहिए बोथ ग्रुप्स का। और अगर बच्चा एक ग्रुप दे रहा है, जो अभी दिया जून में उसने दिया, और उसको सेकंड ग्रुप के लिए जाना है या सेकंड या फर्स्ट के लिए जाना है, उसको हमारा ESG वाला प्लान लेना चाहिए। दिस इज 100, और ये सारी चीजें हम लोग इंडिया में पहली बार लेके आए हैं। ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, ताकि आपको अलग अलग जगह जाके ढूंढना ना पड़े, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन पर आ जाएगी। या सो गाइज, मैंने जितना इन लोगों से बात किया है, इतना सारी चीज आपके सामने खुलकर बता दी इन्होंने कि कैसे आप अपने लाइफ में सिर्फ डिग्री ही नहीं, अपने करियर में भी कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो। आई सो विश कि मेरे टाइम पर ऐसे प्रोफेसर्स होते यार। रंजीत सर की बात करूँ तो टैक्स में 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इतनी तो आप लोग की अभी उम्र भी नहीं होगी जितना इन्होंने टैक्स पढ़ाया है। इक्तिदार सर की बात करूँ 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है अकाउंट्स का। अमित होरा सर की बात करूँ 24 इयर्स का लॉ पढ़ा रहे हैं। एंड कैप्टन के मैम की बात करूँ तो 6 साल का एक्सपीरियंस है इनको पढ़ाते हुए। कलेक्टिव देखे तो 70+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमारे साथ बैठे हैं। इतना सारा नॉलेज आप लोग के साथ शेयर किया। आई एम सो ग्रेटफुल सर, हमारे ऑडियंस को आप लोगों ने इतना गाइड किया है। एंड आई थिंक दे आर गोना लव दिस। एंड मैं अगर होती आप लोग के जगह पे तो आंख बंद करके इन पर भरोसा करके जस्ट पढ़ाई स्टार्ट कर देती। नाउ इट्स योर टाइम। थैंक यू सो मच सर। थैंक Thank यू। you.